Okay. So, hello everyone. I am Akanksha and I welcome you all to the online platform of C4U. देखिए अभी अभी हमने आपका लास्ट जो है यूपीएससी के लिए पॉलीमर्स यूनिट कंप्लीट किया है अपना। उससे पहले हमने आपका किया था जो है लिक्विड स्टेट। उसके बाद आज यहाँ पर जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सॉलिड स्टेट्स। देखिए मतलब अगर आप देखेंगे अपने सिलेबस को तो उसमें तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर जो आप पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस वो तीनों ही मेंशन्ड है। लिक्विड और गैसियस स्टेट आपका फिनिश हो चुका है। यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है सॉलिड स्टेट। अब देखिए सॉलिड स्टेट अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो थोड़ा इसमें आपको अलग अप्रोच चाहिए होगी, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो ज़्यादातर गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट से जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। उन्होंने डेरिवेशंस पर या फिर जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। लेकिन अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करते हैं इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो आप तभी आंसर कर पाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यानी कि ऐसे बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है जहाँ पर आपने डायरेक्ट डेरिवेशन करनी है, या इस तरीके से काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो डायरेक्ट हैं या थ्योरेटिकल हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर आपका मार्किंग की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन पेपर में आपकी जो सॉलिड स्टेट की रेंज है मिनिमम 15 मार्क का तो पूछा ही पूछा हुआ है। उसके बाद किसी किसी क्वेश्चन पेपर में 25 मार्क्स तक भी गया है। तो 15 to 25 मार्क्स आपका वेटेज है, यानी कि अच्छा खासा वेटेज है। वैसे देखा जाए तो 15 मार्क्स मिनिमम है, इतना तो पूछा ही गया है। बाकी कुछ कुछ पेपर में 25 तक भी गया है। ठीक है, एक बारी हमेशा की तरह जब भी हम कोई भी आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उसका एक बारी सिलेबस देख लें, है ना। तो आपका देखिए यहाँ पर ये जो सिलेबस है वही मैंने खोला हुआ है सॉलिड स्टेट के लिए। सबसे पहले आप वैसे सॉलिड स्टेट आई डोंट थिंक आपके लिए कुछ नई बात होगी, आप पढ़कर आए हुए हैं अपनी 12th क्लास में, फिर उसके बाद आपने डेफिनेटली ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा और मास्टर्स में भी अगर आपका इसमें स्पेशलाइजेशन रहा होगा तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर इस सिस्टमैटिक वे में हमें इसको पढ़ना है। पहले आपके पास है क्रिस्टल सिस्टम्स, डेजिग्नेशन, क्रिस्टल फेसेस। बेसिकली ये वाला जो आपका है बिल्कुल ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है सॉलिड स्टेट का, जिसमें कि आपका जो है बेसिक टर्म्स होते हैं जैसे लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, उसके बाद आपका ब्रेविस लैटिसेस, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है, यानी कि जो बिल्कुल बेसिक पार्ट होता है। लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद का तो जितना भी सेक्शन ये बचता है ना, फॉर एग्जाम्पल ब्रैग्स लॉ हो गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन इन्होंने बात की है, और ये जहां लिखा हुआ है एक्सरे डिफ्रैक्शन बहुत ही लिमिटेड है। ये वाला पोर्शन जो है बहुत ही लिमिटेड है, इससे अगर क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे बहुत कम क्वेश्चंस यहां से आए हैं। उसके बाद ये जो क्लोज पैकिंग, मतलब आप ये पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग इसके लिए इतनी होती है उतनी होती है, ये सब देखते हैं ना, तो ये वही वाली बात है। उसके बाद रेडियस रेशियो रूल, और फिर आपके पास जो है इनके स्ट्रक्चर्स, यानी कि काफ़ी सारे और भी आपने स्ट्रक्चर्स आपने बाकी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया होगा, या आपने थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए बाकी के स्ट्रक्चर भी आपने पढ़े होंगे। बट यहाँ इसके लिए जो हमें पढ़ना है दैट इज सिंपली ये 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं, बस इन्हीं को आपने देखना है, ठीक है। और इनसे ज़्यादा पूछा भी नहीं हुआ एग्जाम में। उसके बाद मतलब कि डिफेक्ट्स और थोड़ा सा पोर्शन सेमीकंडक्टर का वो और बचता है। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रही हूँ ये सिलेबस दिखाकर कि ये जितना आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये तो आपका मैक्सिमम जो है 3 to 4 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा। मेन आपका ये ऊपर वाला पोर्शन है, क्योंकि ये आपको एक बारी समझ आ जाए तो जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो ये बेसिक पोर्शन से ही बनते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है आंसर करने में। बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो तो आप फिर भी जो है अटेम्प्ट कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका जो है सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए सॉलिड स्टेट की बात करें तो आपके पास सबसे पहले हम जो है क्या पढ़ते हैं कि आपका मैटर क्या होता है ना। सॉलिड स्टेट आपका वन ऑफ दी क्या टाइप ऑफ मैटर ही है। टाइप्स ऑफ मैटर में आप क्या क्या पढ़ते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, गैस होता है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद आपकी कुछ कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती हैं जिसके बेसिस पर हमारे पास ये सॉलिड, लिक्विड और गैस आ रहे हैं। अब अच्छा सबसे पहले सॉलिड स्टेट, क्योंकि इसका आइडिया आपको होगा ही, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। हम बात करते हैं आपका एक आयनिक सॉलिड होता है सीजियम क्लोराइड, है ना। आपके पास एग्जाम्पल लिखिएगा, आयनिक सॉलिड हमारा होता है सीजियम क्लोराइड। किसी भी आयनिक सॉलिड के अंदर हम बात करते हैं कि जो आपका
बड़ा वाला आयन होता है, यहाँ पर आयनिक सॉलिड है मतलब एक एटायन एक एनायन रहा होगा। जो भी आपका बड़ा वाला एनायन होता है हम कहते हैं कि वो क्यूब के कॉर्नर्स पर जाकर चला जाता है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, और फिर बीच में जो भी वॉइड बनता है वो आपका वहाँ पर आपका छोटा वाला आयन आ जाता है। यानी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो क्या रहता है, यहाँ पर मैं एक क्यूब ड्रॉ कर रही हूँ, है ना। क्यूब आप किसकी तरह समझेंगे, एक यूनिट सेल की तरह। अभी वैसे यूनिट सेल अगर आप भूल गए हैं तो मैं वापस से आपको रिमाइंड कराऊंगी क्या होता है आपका यूनिट सेल। फटाफट से जितने ये बेसिक टर्म्स हैं इनका हम जो है एक वापस से रिकैप लेंगे। बाकी यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है, यहाँ पर मैं आपको क्या कहती हूँ कि ये जो मैं ये ग्रीन से बनाने वाली हूँ, ये आपका कॉर्नर्स पर, इसको मैं कह रही हूँ कि कॉर्नर्स पर हमारे पास हर कॉर्नर पर कौन सा आयन है, क्लोराइड आयन है, ठीक है। ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोराइड आयन को। उसके बाद यहाँ पर ये येलो से मैं आपको कह रही हूँ कि इसके सेंटर में यहाँ पर एक वॉइड बनता है, यानी कि बॉडी सेंटर में हमारे पास कौन प्रेजेंट है, जिसको मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बॉडी सेंटर में मेरे पास ये सीजियम आयन है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है उन्होंने, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सॉलिड स्टेट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा कि ये लीजिए और इसकी डेरिवेशन कर कर बता दीजिए। उन्होंने आपका पार्ट्स में डिवाइड किया है क्वेश्चन को, अलग अलग पार्ट्स में, कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, या फिर अगर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वॉइड का भी और एटम्स का भी, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आपको टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही थी वो ये कि बताइए यहाँ पर इसका जो यूनिट सेल टाइप होगा वो क्या रहेगा। ऑप्शन है आपके पास, मतलब कि चलिए ऑप्शन, वैसे तो ये ऑप्शन वाला पेपर है, होता नहीं है ना, लेकिन आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है, आप क्या क्या सोच सकते हैं। बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, उसके बाद जो है एससीसी हो सकता है। अब इनमें से आपको क्या लग रहा है कि आपका ये जो सीजियम क्लोराइड यहाँ पर मैंने बताया है, जिसमें कि आपका जो क्लोराइड आयन है सारे कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है, और सीजियम आयन हमारा बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, तो क्या लग रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल होना चाहिए। मैक्सिमम लोग यहाँ से कहेंगे कि बीसीसी का मतलब यहाँ पर बीसीसी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीसीसी में हमने क्या पढ़ा है कि आपका बीसीसी का मतलब ये है कि जहाँ पर आपके आयंस जो है कॉर्नर पर तो सब में जितने भी यूनिट सेल प्रेजेंट होते ही हैं, बाकी क्योंकि आप उसे बीसीसी बोल रहे हैं इसका मतलब एक बॉडी सेंटर में भी आयन प्रेजेंट है। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ दिख रहा है, लेकिन ये आपका बीसीसी टाइप लैटिस नहीं है। यहाँ पर ये आपका बनता है सिंपल क्यूबिक सेल यानी एससीसी, और एससीसी के अंदर क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स पर हमारे पास जो है एटम्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिन्हें हम कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम इसे बीसीसी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपने उस बात को ठीक से समझा ही नहीं है। बीसीसी उसको आप कह सकते हैं जहां पर सेम टाइप के एटम, सेम टाइप के मॉलिक्यूल या सेम टाइप के आयंस ही जिन्होंने कॉर्नर को ऑक्यूपाई किया हुआ है वही आपका बॉडी सेंटर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर क्लोराइड आयन ही होता तब इसको बीसीसी कहा जा सकता था, बट यहाँ पर अरेंजमेंट डिफरेंट है। कॉर्नर्स पर आपका क्लोराइड आयन है और आपका ये जो सेंटर है वहां पर कौन आ गया, सीजियम आयन आ गया। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ आप जो डेफिनेशन पढ़कर आए हो उसके बेसिस पर आप आंसर नहीं दे सकते, आपको उस कॉन्सेप्ट का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक बारी, क्योंकि हमने आपका सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया है तो बनता है कि उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हम ले लें, है ना। तो देखिए सॉलिड स्टेट में आपने क्या पढ़ा है, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं। उनको सबसे पहली बात जो हम करते हैं वो करते हैं आपका जो इंटर आयनिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनके बेसिस पर, ठीक है। अब आपके पास 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आप बात करते हो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आपके सॉलिड्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स मतलब क्या है, जहां पर आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी जिससे वो सॉलिड बन रहा है वो आपके क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है उन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स का, है कि नहीं। उसके बाद यही आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कम होते चले जाते हैं जैसे आप गैसेस की तरफ जाते हो, तो इसका मतलब सॉलिड में सबसे ज़्यादा रहते हैं, फिर लिक्विड में, और फिर आपके किस में सबसे कम होते हैं, गैसेस के केस में। अब बिल्कुल जो बेसिक सी मतलब कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की वो आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, 12th क्लास में आपने पढ़ ली थी। इनकम्प्रेसिबल होते हैं, डेफिनेट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है,
डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, बस उसको याद कर लीजिए सो दैट आप वापस से ये सॉलिड स्टेट वाली जोन में आ जाए। बाकी वो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाली बात की है, बिल्कुल बेसिक बात है, लेकिन यहाँ पर इसको डिस्कस करने का पॉइंट ये है कि इन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर, यानी कि आप जिस भी सॉलिड को कंसीडर कर रहे हो उसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन से फोर्सेस से आपस में बाइंड हैं, उस बेसिस पर वापस से हम आपके सॉलिड्स को फर्दर कुछ कैटेगरीज में जो है क्लासिफाई कर देते हैं। क्या क्या कैटेगरीज आती हैं आपके पास, यानी कि सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कह लो अगर भाई आयनिक सॉलिड है तो, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपके पास जो सॉलिड है 3 टाइप का हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, आयनिक सॉलिड, ठीक है, आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है जो है कोवलेंट सॉलिड, और थर्ड हमारे पास आता है वैन डर वाल टाइप सॉलिड। अब देखिए, और वैसे इसके अलावा 2 और होते हैं, मेटालिक और एटॉमिक, उनका हमारा काम नहीं है। मेटालिक सिंपल है, जहां पर मेटालिक बॉन्ड हो, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सब मेटल है, वहां पर ऑब्वियसली बात है मेटालिक बॉन्ड रहा होगा तो उसको हम मेटालिक सॉलिड बोल देते हैं। इसी तरह से एटॉमिक सॉलिड्स के अंदर आपका लंडन फोर्सेज होते हैं, ठीक है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज जिनको आप बोलते हैं, वो आपके प्रेजेंट होते हैं, और उसका जो है ज़्यादा हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सॉलिड स्टेट पढ़ क्यों रहे हैं, सॉलिड स्टेट का एम होता है पढ़ने का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। कुल मिलाकर आप किसी भी एक क्रिस्टल का या किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना चाहते हैं, यही पूरा एम है आपका ये सॉलिड स्टेट पढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम ये जो है 3 कैटेगरीज इसके अंदर पढ़ रहे हैं, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट और वैन डर वाल। अब आयनिक सॉलिड का मतलब सिंपल है कि क्या आपके पास एक ऐसा सॉलिड हो सकता है जिसमें कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड रहा हो या फिर आयनिक फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हो। अगर आयनिक फोर्सेस ऑपरेट कर रहे होंगे पक्का ही वहां पर एक एनायन और एक कैटायन रहा होगा, तो ऐसा सॉलिड आप खुद इमेजिन करिए, आराम से मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल आपका सिंपल टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसको आप कहते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl, ये आपका क्या आयनिक सॉलिड है ना। उसके बाद और क्या बनता है, जिंक सल्फाइड, सीजियम क्लोराइड अभी अभी जो डिस्कस किया वो भी आपका आयनिक सॉलिड है। ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो आपके जहां पर आपका आयनिक फोर्स रहा होगा। हम जनरली इस तरह से कंसिडर करते हैं कि आपका आयनिक फोर्स जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर आती है कोवलेंट और फिर आता है वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल जो है सबसे वीक फोर्स होता है। जनरली तो हम ऐसा ही कहते हैं, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग आयनिक, देन कोवलेंट और उसके बाद आता है आपका वैन डर वाल। कोवलेंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, आपके पास ऐसा सॉलिड पॉसिबल है जहां पर आपके पास जो है कोवलेंट बॉन्ड्स हो, तो बिल्कुल है। फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए जो है शुगर की, है ना, मतलब जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वहां पर आपके पास कोई पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, सिंपल क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या एग्जाम्पल लिख रही हूँ, शुगर, इसमें आपके पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड से, मतलब ये कोवलेंट सॉलिड हुआ। या इससे सिंपल भी आ जाओ, आपके पास कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, उसमें तो कार्बन के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना, तो ग्रेफाइट में आपके पास क्या कोवलेंट बॉन्ड्स ही रहते हैं, तो वो भी आपका क्या है, कोवलेंट सॉलिड ही है। तो ये ग्रेफाइट, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या बनता है, जो आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस जिसको आप कहते हैं डायमंड, ठीक है। तो ध्यान रखना है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, और वो कौन सी कैटेगरी में आता है, आपका कोवलेंट की कैटेगरी में आता है। अब यहां से आपको एक बात जो है क्लिक करनी चाहिए कि क्योंकि अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये कहा था कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आपके आयनिक फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवलेंट से, है ना, लेकिन जो आपका सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है वो डायमंड है, और उसके अंदर कौन से फोर्सेस हैं, कोवलेंट फोर्सेस हैं। अगर कोवलेंट से ज्यादा आयनिक फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं तो फिर तो यहाँ पर आपका जो है ये डायमंड आपका आयनिक सॉलिड वाली कैटेगरी में आना चाहिए था, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजन रहता है वो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आप बताइए वैन डर वाल। अच्छा, वैसे वैन डर वाल सॉलिड क्या पॉसिबल है आपको लगता है,
क्योंकि ज़्यादातर आपके जो वैन डर वाल फोर्सेस रहते हैं वो तो किसके बीच में, गैसेस के बीच में जो है रहते हैं। ज़्यादातर हम कहते हैं कि जितनी नोबल गैसेस होती हैं उनमें आपके ये वैन डर वाल फोर्सेस ही प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऐसा एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा जिसमें आपके पास वैन डर वाल फोर्सेस ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन हो गया, ठीक है। आयोडीन हमारा सॉलिड ही होता है और उसमें आपके वैन डर वाल फोर्सेस ऑपरेट कर रहे होते हैं। या फिर इसी एग्जाम्पल में आप उसको भी ले सकते हो, ड्राई आइस को। ड्राई आइस में वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, लेकिन उसको हम इस वाली कैटेगरी में आपका रख सकते हैं, यानी कि वो भी आपका जो है ये वैन डर वाल वाली कैटेगरी में ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपकी सॉलिड स्टेट में ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये पूरी हो जाती है। अब देखिए मैंने आपको अभी अभी कहा डायमंड हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है और कोवलेंट बना रहा है, जबकि आयनिक फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर आपका काम कर रहा है जिसकी वजह से आपको ये जो है फोर्सेस में डिफरेंस होने के बाद भी हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस कोवलेंट मिल रहा है, वो इसलिए वो आपका आ रहा है अरेंजमेंट के बेसिस पर। यानी कि डायमंड में जिस तरह का अरेंजमेंट होता है वो उसको हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने जो हेडिंग लिखनी है वो क्या लिखनी है, अरेंजमेंट। अब देखिए अरेंजमेंट की क्योंकि हमने बात की है, अरेंजमेंट आपका दो तरीके से हो सकता है। किसी मतलब कि आपको क्या करना है, अरेंजमेंट किसका करोगे, जिससे आप सॉलिड बनाओगे, है ना। मतलब कि जो आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, अभी के लिए आप उनको एटम समझ लो, तो जो आपके एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट एक तो कैसे हो सकता है, प्रॉपर आप ऑर्डर्ड वे में अरेंजमेंट करो, प्रॉपर तरीके से एक रेगुलर अरेंजमेंट आप करें, या दूसरा हमारे पास एक रैंडम अरेंजमेंट आप कर दो। यानी कि कोई भी दो लोग हैं, मान लीजिए एक कोई है जिसको पूरा मतलब अपना सामान जो है बिल्कुल ऑर्डर में रखना पसंद है और दूसरे बिल्कुल ऐसे ही रैंडमली रख लेते हैं, तो दोनों ही एक तरह से अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक का रेगुलर अरेंजमेंट है और दूसरे का कैसा है, इररेगुलर अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे, एक तो आपका रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर, या फिर आप लिख सकते हो हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या बनता है, इररेगुलर, इररेगुलर स्लैश रैंडम, मतलब आपने ऐसे ही रैंडम अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका ऑर्डर कैसा है, रेगुलर है, और मतलब कि अगर आपका अरेंजमेंट रेगुलर है और हाईली ऑर्डर्ड है, तो यहाँ पर जिस टाइप का आपके पास सॉलिड आता है उसको आप बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो मैं आपको मेनली ये बताना चाह रही थी कि यहाँ से हमारे पास जो है दो तरह के सॉलिड्स बनते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और एक आपके पास बनता है अमॉर्फस सॉलिड, ये वाला जहां पर आपके पास रैंडम अरेंजमेंट है, रैंडमली आपने जो है अपने एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। या आपके पास क्या बनता है, अमॉर्फस सॉलिड। इसका एग्जांपल है जैसे कि आप ले लो जो है मार्बल हो गया और चौक है आपके पास, ठीक है। मार्बल और चौक दोनों ही आपके कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं, लेकिन एक मार्बल का काम कर रहा है, एक चौक का काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, जबकि बने हुए आपके सेम ही मटेरियल से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या कौन सा फैक्टर उनको डिफरेंशिएट कर रहा है, अरेंजमेंट। एक में रेगुलर अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, और दूसरे में आपके पास इररेगुलर अरेंजमेंट है, यानी वही क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस वाली कैटेगरी आपके पास आ रही है, ठीक है। अब देखिए जो है यहाँ पर वैसे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, बस आपको इसका आइडिया होना चाहिए था। मेनली जो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड को, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, आपके पास एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, मतलब एक ही पर्टिकुलर यूनिट को बार बार रिपीट किया जा रहा होगा। तो अगर हम एक ही यूनिट को पढ़ लेंगे, एक सेम यूनिट को आपने रिपीट कर कर पूरा लैटिस तैयार किया होगा, तो एक ही यूनिट को पढ़ लेंगे तो पूरे आपको जो है क्रिस्टल की इन्फॉर्मेशन, पूरे सॉलिड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अमॉर्फस में ऐसा नहीं है, वहाँ पर ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, रैंडम अरेंजमेंट है, अलग अलग तरीके से आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज निकल कर आएंगी। तो मोस्टली हम आपका अमॉर्फस सॉलिड्स को, और स्पेशली ये वाले यूनिट में जितना आपका सिलेबस है उसमें तो हमें अमॉर्फस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें जो आपका पढ़ना, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाए थे, केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना, और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर 4 एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड, और एक और है वो आपने देखा होगा, ठीक है। बस यही 3-4 हमें पढ़ने हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल जो है बिल्कुल बेसिक सिंपल जो है इनके बीच के डिफरेंसेस को आपको पता होना चाहिए, मतलब कि जो आप 12th क्लास में पढ़कर आए हो वो मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन एक आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं।
अब एन आइसोट्रोपिक, वैसे आपको ये प्रॉपर्टी का मतलब पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो एन आइसोट्रोपिक मतलब क्या, कि जहां पर आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो विद डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या इस तरह से जितनी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो आपकी डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही हैं तो आपके पास क्या एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर आता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक होते हैं, और जितने आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो सब कैसे रहते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक तो बताने की जरूरत नहीं है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि जहां पर आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन से सेम आए, वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बनाती है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज बनाती है। ठीक है, अब देखिए आप जो है, अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एटम को क्योंकि हम कंसिडर कर रहे थे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना, एटम को हमने कंसिडर किया है। एटम को हम हमेशा ही किसकी फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में समझते हैं। 3 डायमेंशनल उसमें हम क्या कहते हैं, एटम आपका स्फीयर ही अज्यूम करते हैं हम, हार्ड स्फीयर। तो वहां पर अगर आप एक, मान लीजिए आपके पास फुटबॉल है, आपने एक रूम में फुटबॉल अरेंज करनी है, लाइन से रखनी है। ठीक है, तो आप कितना भी अच्छा अरेंजमेंट कर लेंगे उसमें, मतलब आप बिल्कुल उनको कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट कर लो, लेकिन अगर स्फीयर की बात करेंगे तो वहां पर उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस हमेशा रह जाएगी, कुछ आपका खाली स्पेस या डिप्रेशन हमेशा ही फॉर्म होगा, है ना। अगर आपको मान लीजिए 50 फुटबॉल्स हैं एक रूम में अरेंज करनी है, एक के ऊपर, और आपको उन्हें कम से कम स्पेस में अरेंज करना है, तो आप एक के ऊपर एक रखोगे, कैसे भी आप अरेंज करोगे कितने भी अच्छे से, लेकिन उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस बचेगी, और उसी स्पेस को, या वो जो डिप्रेशन फॉर्म होता है उसे ही आप क्या बोलते हो, वॉइड बोलते हो। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और नेक्स्ट बात जो हमें पढ़नी है वो आपकी होती है कि जो अनऑक्यूपाइड स्पेसिस रहती हैं, ठीक है, जितनी आपकी अनऑक्यूपाइड स्पेसिस रहती हैं उन्हीं को आप क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। तो ये वॉइड्स को भी हमें समझना है। उससे पहले एक बिल्कुल जो है बेसिक सी टर्म्स हैं, लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, वो हमें क्लियर होना चाहिए, तो वो और पढ़ लेते हैं। देखिए लैटिस के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस की। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है उसकी मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, साथ साथ आपको समझ भी आ जाएगा। क्रिस्टल लैटिस का मतलब है, देखिए आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, एटम, एटम मतलब स्फीयर, स्फीयर और मतलब एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो मैं या तो ये पूरा स्फीयर ड्रॉ कर सकती हूँ, या बस केवल मैं ये सेंटर ड्रॉ कर दूंगी, यानी कि इसको मैं पॉइंट कहूंगी। और ऐसा ही होता है, हम जो है सॉलिड स्टेट में केवल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, केवल पॉइंट से। तो मतलब मैं यहाँ पर जो ये एटम होगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको केवल पॉइंट से रिप्रेजेंट करने वाली हूँ पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो यही मैं इसकी डेफिनेशन दूंगी कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसी को आप क्या कहते हो, लैटिस कहते हो। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जगह आप और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसकी जगह पॉइंट्स। ठीक है, मतलब इस तरीके से है, मान लो मुझे एक सॉलिड तैयार करना है, और मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक आपके पास जो है ये एटम है, नेक्स्ट एटम इसकी साइड में रखा मैंने, इसी तरह से मैं आपके एडजेसेंट पोजीशंस पर ये एटम्स को रख दे रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए मेरे पास 2 तरीके हैं, नेक्स्ट जो लेयर बनेगी, है ना, मतलब आप ऐसे इमेजिन करिए, आप अपने एक आपके पास बॉक्स है और उसमें आप छोटे छोटे से स्फीयर अरेंज कर रहे हो। पहली लाइन तो आप ऐसे ही लगा दोगे, एक के साइड में एक को लगा दोगे। दूसरी लाइन जब आप रेडी करोगे तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल जहाँ ये रखा हुआ है आपने पहला वाला, इसके बिल्कुल ऊपर आप लेकर आ जाओ, है ना, इसके बिल्कुल इसी तरह से। और दूसरा क्या पॉसिबल है कि ये जो 2 स्फीयर्स हैं आपके पास, इन 2 एटम के बीच में से आप एक ले आओ, यानी इन दोनों के बीच में रख दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप कर कुछ भी सकते हो, दोनों ही आप अपनी नोटबुक में कर देख लेना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आप जो है इन दोनों के बीच में, ये तो 2 पॉइंट्स मैंने जो बनाए हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में एक एटम को रख दो। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच में, यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर भी। और क्योंकि आपको पता है मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रही हूँ, वहां पर एक रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो होता है, तो नेक्स्ट जो आपकी लेयर बनेगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मैं कर रही हूँ ना, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि इसके बिल्कुल नीचे आप एक जो है एटम रख दो, या जो भी आप ये स्फीयर मान रहे हो रख दो, लेकिन उससे क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है। पैकिंग एफिशिएंसी तो आपको पता होगी, लेकिन इस तरीके से जब आप 2 वॉइड्स के बीच में एक एटम को रखोगे तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो यहाँ पर क्या करिए आप, बिल्कुल इसके नीचे एक और रख दिया हमने, यहाँ पर इसी तरीके से ये हो गया, और है ना। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है,
जैसे कि मैंने इन दोनों के बीच में रखा हुआ था, इन दोनों के बीच में फिर से, क्योंकि एक रेगुलर अरेंजमेंट है और मुझे उसी को रिपीट करना है, वही मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है। तो एक तरीके से अब मैं जब इसको आपका एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, क्योंकि लैटिस का मतलब यही है कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करना है हमें उन पॉइंट्स का, तो जब मैं इसको एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूंगी तो मेरे पास एक पूरा लैटिस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप लैटिस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म एक आप यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, अब यूनिट सेल क्या होता है बताइए? यूनिट सेल का क्या मतलब है? देखिए, वो आपका यूनिट सेल का मतलब है बेसिकली कि एक वो डिफाइंड स्फीयर, या फिर आप बोल सकते हो एक डिफाइंड सेगमेंट जिसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपका कंप्लीट लैटिस जो है रेडी हो जाएगा। विच ऑन रिपीटिशन जनरेट्स द एंटायर लैटिस। ठीक है, जनरेट्स द एंटायर लैटिस, मतलब उसको आप बार बार रिपीट करोगे हर डायरेक्शन में, हर डायमेंशन में, तो आपका जो है पूरा का पूरा लैटिस बनकर तैयार हो जाएगा। इस वाली बात को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे कि मेरे पास यहाँ ये दिख रहा है ना, मैं क्या करती हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जो है ज्वाइन कर दिया है इस तरीके से, और फिर ये नीचे वाले भी ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। सॉलिड स्टेट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है उसी हिसाब से आपको सॉलिड स्टेट जो है समझ आएगा। तो यहाँ पर इमेजिन करने की कोशिश करिए। अब मैंने जब इन पॉइंट्स को जो है आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दिया, मेरे पास एक क्यूब बन गया। ठीक है, एक क्यूब बन गया है ना। अब मैं क्या करूंगी, इसी वाले ये जो क्यूब बना है इसको मैं कह दूंगी आपका कि ये यूनिट सेल है। यानी जैसे आप पॉलीमर्स में पढ़ते हो कि पॉलीमर की बेसिक यूनिट क्या होती है, मोनोमर। मोनोमर को रिपीट करते रहो, आप पूरा पॉलीमर रेडी हो जाएगा। या फिर आप जो है कहते हो कि किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम। पूरा एटम मतलब एटम बार बार रिपीट होकर क्या दे देता है, पूरा वो जो भी बन रहा है आपके पास आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये वो वाली यूनिट है जिसको हम बार बार रिपीट या एक्सटेंड करते रहेंगे तो पूरा का पूरा लैटिस बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं ये वाले पॉइंट्स ज्वाइन कर दूं और फिर यहाँ पर ये वाला पॉइंट ज्वाइन हो जाए, ये बन गया और एक ये बन गया, है ना। आगे इसको फिर और बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, और ये वाले पॉइंट ज्वाइन हुए। कुल मिलाकर आपके पास यहाँ पर कितने 3 यूनिट सेल मैंने आपको अरेंज कर कर दिखा दिए। अब आप इन्हीं यूनिट सेल्स को इस वाली डायरेक्शन में इधर इधर यानी कि 3 डायमेंशनली एक्सटेंड करते चले जाओ, आपके पास जो है पूरा का पूरा लैटिस रेडी हो जाएगा। तो ये तो आपका पूरा जो बन रहा है इसको आप लैटिस बोलते हो, क्रिस्टल लैटिस। और जहां से आपका ये आ रहा है यानी कि जो आपकी बेसिक यूनिट यहाँ पर है वो आपकी क्या होती है, जो है ये यूनिट सेल। ठीक है, जिसके रिपीटिशन से आपके पास जो है पूरा का पूरा लैटिस जनरेट हो जा रहा है। तो ये जो लैटिस है इसके लिए आप एक और डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, दैट दिस इज द अरे ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था यहाँ पर हमें 3 बेसिक टर्म्स को पढ़ना है या 3 बेसिक टर्म्स को जो है समझना है। पहला आपका क्या था, जो है लैटिस, उसके बाद मैंने कहा यूनिट सेल, और थर्ड आपके पास होता है क्या, वॉइड, है ना। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए, नेक्स्ट बात जो हमें समझनी है या नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका है वॉइड्स। और ये वाला ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए। देखिए जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये हो सकता है थोड़ा सा आप जानते हो या सारे ही जानते हो या आपको कुछ भी नहीं पता हो। ठीक है, तो वही कंसिडर करते हुए मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो वाले क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए जो आपका अब मैंने कहा भाई वॉइड्स को तो मैंने बता दिया था आपको वैसे कुछ हद तक कि जहां भी आपके पास जो है एम्प्टी स्पेस रह जाए उसको आप वॉइड बोलते हो। अब मान लीजिए मैंने क्या कहा था आपको, ये स्फेयर है, स्फेयर को आपस में आपने अरेंज करना है ना, इस तरीके से। अब एक तरीका है कि मैं यहाँ पर इसी के नीचे एक स्फेयर रख दूं, इसके नीचे एक स्फेयर रख दूं, तो कितना भी मैं इनको पास पास अरेंज करूंगी ये वाला ये जो बीच में स्पेस मेरे पास बचा है ये हमेशा ही बचेगा, है ना। इसी स्पेस को ये जो बच रहा है इसको मैं क्या कहती हूँ, वॉइड कहती हूँ। जहां कुछ नहीं है वो क्या होता है, वॉइड होता है। अब आपके पास डायमेंशन के बेसिस पर यानी कि आपके पास किस तरीके का वॉइड बन रहा है उसको आप क्या कहते हो, डायमेंशन। तो डायमेंशन के बेसिस पर हम फर्दर आपका वॉइड्स को 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास 2 तरह के वॉइड्स आते हैं, एक आपके होते हैं 2 डायमेंशनल वॉइड्स और एक हमारे पास होते हैं 3 डायमेंशनल वॉइड्स।
ठीक है, तो एक तो आ गया 2D वॉइड और एक आपके पास होता है 3D वॉइड। जब आप बात करते हैं 2 डायमेंशनल वॉइड की, तो यहां पर आपको कैसे देखना है, अब मान लीजिए आपने एक फुटबॉल ली है ना, फुटबॉल या स्फीयर कुछ भी समझ लो, और आपने क्या किया, यहां से एक प्लेन पास करा दिया उसमें से, उसके बीच में से, ठीक है, ये एक प्लेन है, ये फुटबॉल थी और इसके बीच में से मैंने एक प्लेन पास करा दिया। इसके बीच में से एक प्लेन पास कराओगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स में जो है डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको ये बात जो समझा रही हूँ वो इसलिए कि यहाँ पर 2D के केस में एटम को हम हमेशा सर्कल कंसिडर करते हैं, ठीक है, और आपका ये जो 3D है, यहाँ पर आपका 3D के केस में आपका ये जो एटम होता है इसको आप क्या कंसिडर करेंगे, स्फीयर, हार्ड स्फीयर। एटम को आपने क्या कंसिडर करना है, हार्ड स्फीयर। अब देखिए, आपको मैंने क्या कहा था कि यहां पर मैंने 2 डायमेंशनल में इसको सर्कल क्यों कंसिडर किया एटम को, क्योंकि ज्यादातर तो उसको हम हार्ड स्फीयर अज्यूम करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि यहां पर आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपके पास इस तरीके से एक स्फीयर था, है ना, अब इस प्लेन से आप उसको कट कर रहे हो, ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो ये क्या करेगा, यहां से इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, और जब ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा तो यहां पर इसका ये हेमिस्फीयर बचेगा, है ना। तो एक आपके पास इस तरीके से हाफ सर्कल, मतलब जिसको आप हेमिस्फीयर बोलते हो बेसिकली, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन जो आपका प्लेन है, ये जो आपका 2 डायमेंशनल सरफेस है, अब इस पर आपका क्या रह जाएगा, ये जो 2 डायमेंशनल सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ पर जब मैं इस वाले प्लेन से इसको कट करने जा रही हूँ तो यहाँ पर एक सर्कल आ जाएगा आपके पास, ये वाला। अब वो जो हेमिस्फीयर बना है यहाँ पर, तो प्लेन पर तो ये वाला सर्कल ही बचेगा ना, ठीक है। और अगर आपके पास मान लीजिए इसी तरह से लाइन में 2 स्फीयर होते तो आपके पास यहाँ पर ये दोनों को कट करता, तो इस तरीके से आपके पास जो है क्या 2 सर्कल आ जाते, यही होने वाला था। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको समझना है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, इसको और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास है, अब इसके साइड में एक और आ गया। आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक तरीका है कि भाई यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे आप एक स्फीयर रख दो, इसके नीचे आप एक स्फीयर रख दो, तो ये बीच में जो खाली जगह आपके पास बच रही है ना, ये वाली जो जगह आपके पास बच रही है खाली जगह, इसी को आप क्या बोलते हो, 2 डायमेंशनल वॉइड बोलते हो, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल वॉइड के भी आपके पास टाइप्स होते हैं, और वो क्वेश्चन में पूछेंगे आपसे कि आपके पास किस टाइप का वॉइड बन रहा है, उस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, या जितने एटम्स इन्वॉल्व हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो वो आपको पता कैसे चलेगा, उसको देखिए आपके पास क्या होता है, एक तो तरीका है कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके से जो है 2 स्फीयर्स को मैंने अरेंज किया हुआ है। मैंने क्या कहा था, एक तरीका मेरे पास ये है कि बिल्कुल जहां पर ये वाला स्फीयर मैंने रखा है इसके बिल्कुल ऊपर मैं एक स्फीयर रख दूं, है ना, इसके बिल्कुल ऊपर मैं एक स्फीयर रख दूं और साइड में फिर से मैंने एक स्फीयर अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर जब मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि आपके पास ये 2 स्फीयर्स हैं और फिर यहाँ पर बिल्कुल इसके नीचे एक और इसके नीचे एक, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर ये जो आपके एटम्स हैं इनका ये सेंटर है ना, ये सेंटर है, इन सेंटर को ज्वाइन कर कर बताइए क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। और वैसे भी यहाँ पर ये जो आपके पास वॉइड बन रहा है ये और कुछ नहीं, आपके पास क्या बन रहा है, स्क्वायर ही बन रहा है। तो इसीलिए इस टाइप के वॉइड को आप क्या बोलते हो, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये आपका क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनता है। तो ये आपका पहला टाइप है किसका, 2 डायमेंशनल वॉइड का, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपके पास ये एक वॉइड था, मतलब कि एक जो है ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों स्फीयर के बीच में से आप एक स्फीयर लेकर आओगे और इन दोनों के बीच में रख दोगे, आप दूसरा वाला जो दूसरी लाइन में अरेंज कर रहे हो इनके बीच में रख दो। तो यहाँ से अब फिर से जो आपके ये पॉइंट्स हैं, है ना, इनके जो सेंटर्स हैं, यहाँ से एक ये पॉइंट हो गया, एक ये और एक ये। अब इनको पॉइंट को आप ज्वाइन कर कर देखिए, और यहाँ पर ये जो वॉइड बन रहा है इसको देखिए कैसा वॉइड बन रहा है, आपके पास ट्राइंगल आ रहा है कि नहीं, है ना, यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल आ रहा है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास कैसा ट्राइंगुलर वॉइड बन रहा है। तो यानी कि मेरे पास जो है 2 टाइप के वॉइड्स निकल कर आ चुके हैं, एक तो स्क्वायर प्लेनर और एक आपके पास क्या है जो है ट्राइंगुलर वॉइड आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके 2 टाइप के क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं। 2 डायमेंशनल की बात करी अगर हमने तब, 3 डायमेंशनल में अलग तरीके से आपके पास होगा, ठीक है।
तो यहाँ तक मैंने जो आपको ये बताया है कि जो मतलब कि आपके पास स्फेयर्स को आप अरेंज करोगे हमेशा ही वॉइड बचेगा, कितने भी आप जो है उनको कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट कर लो। और किस टाइप का वॉइड बनता है, यानी कि उसकी डायमेंशन के बेसिस पर फर्दर हम आपका वॉइड्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू 2D एंड 3D। 2D के केस में आपको एटम को सर्कल समझना है और 3D के केस में आपको एटम को स्फेयर लेकर चलना है, क्योंकि जब आप 2 डायमेंशनल यूज को स्टडी करोगे तो मैंने क्या कहा था, एक स्फेयर अज्यूम करो, फिर उसको आप प्लेन से कट कर दो। तो प्लेन पर तो जब इसका 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, मतलब 2 हेमिस्फेयर आ जाएंगे, तो उसका एक हाफ अब जब आप प्लेन पर रखोगे तो एक सर्कल बनेगा, दूसरा हाफ रखोगे एक और सर्कल बनेगा, अगर आपने यहाँ पर 2 प्लेन लिए। तो मतलब प्लेन के ऊपर तो इस तरीके से आपके पास ये 2 सर्कल्स बन जाएंगे। आप बिल्कुल जो है इसी तरीके से जब आप अरेंजमेंट करते हो यहाँ पर ये सर्कल्स का, तो आपके पास एक ये खाली स्पेस जो नजर आ रहा है, यानी कि ये जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है, अनऑक्यूपाइड स्पेस, इसी को आपने क्या कहा है, 2 डायमेंशनल वॉइड कहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं ये 2 डायमेंशनल वाली कैटेगरी में अरेंजमेंट के। पहला कि आप जो है जहां आपने पहली वाली लाइन में अरेंजमेंट किया है, सेकंड लाइन में भी बिल्कुल सेम वैसा ही अरेंजमेंट आप कर दो। जहां ये पहला वाला एटम रखा है उसके नीचे आप दूसरा एटम ले और फिर इधर एक और एटम रख दो। तब हमारा पास ये जो सेंटर्स हैं, यानी कि जो पॉइंट्स हैं, इन्हें ज्वाइन कर कर स्क्वायर बनता है और एक स्क्वायर वॉइड आपके पास जनरेट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने 2 स्फेयर्स के, या आप कह सकते हो 2 एटम के बीच में जो स्पेस है वहां पर जो आपका थर्ड स्फेयर है उसको रख दिया है। तो यहाँ जब आप सेंटर्स को ज्वाइन कर रहे हो एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हो, ट्राइंगुलर वॉइड कह रहे हो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपका बनता है वो इस तरीके से कि जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर क्वेश्चन बनता है और कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको पूछ सकते हैं कि वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा या एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। दोनों बातें आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा किसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एटम की तो पूरे चैप्टर में हमें बात करनी है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि आप अगर आपको जो है कोऑर्डिनेशन नंबर बताना हो किसका, वॉइड का, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे कि द नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मिंग द वॉइड, जितने एटम्स आपके वॉइड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, है ना, जितने एटम्स आपका वॉइड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा। अब ये वाली बात एक बार यहां पर देखो, ये जो आपने स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनाया है, इसमें आपका ये वाला जो स्क्वायर प्लेनर वॉइड बना है, इसको बनने के लिए कितने एटम्स की जरूरत पड़ रही है, मतलब मिनिमम इतने एटम्स तो चाहिए। कितने चाहिए, 4 दिख रहा है साफ साफ। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूँ वॉइड का, तो हमेशा ध्यान रखना है वॉइड की बात हो रही है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबर, है ना। तो वॉइड के लिए नियरेस्ट नेबर क्या हुए, जितना आपका वॉइड को बनाने में एटम यूज हो रहे हैं वो आपके हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ कितने यूज हो रहे हैं, 4, तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ये जो ट्राइंगुलर वॉइड आपका बन रहा है उसको बनाने के लिए आपके 3 एटम्स यूज हो रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 3। ठीक है, तो जितनी बात हमने आज की है आई होप आपको समझ में आई है। इसके बाद जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, है ना, हम आपका जो है 3 डायमेंशनल वॉइड्स को डिस्कस करेंगे। बाकी एक बारी फिर से मैं आपको, क्योंकि आज हमने आपका यूनिट स्टार्ट ही किया है, एक बारी वापस से जो है हम देख लेते हैं क्या क्या हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। देखिए मैंने आपका सॉलिड स्टेट से ही मतलब कि बिल्कुल इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने स्टार्ट किया। वहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कैसे जो आपकी डेफिनेशन होती है एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के बेसिस, यूनिट सेल के लिए आप डायरेक्ट उस पर नहीं जा सकते हो, पूरा आपको जो है आइडिया होना चाहिए पूरे कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो आपने देखा सीजियम क्लोराइड, जिसको ज़्यादातर सभी BCC समझते हैं। इनफैक्ट जेई का भी जो पहले पेपर था उसमें उसका आंसर BCC लिखा हुआ आता था, बट अभी जब आप एडवांस स्टडीज़ करते हो, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पर पढ़ते हो, तब हमें समझ में आता है कि यहाँ पर इसका BCC स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, सॉरी SCC आता है, यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने अपना चैप्टर की स्टार्टिंग की और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो वहाँ पर ऑपरेट कर रहे होते हैं, आपके पास 3 तरह के सॉलिड बनते हैं, वैसे 5 बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे
हमारे लिए 3 है, आयनिक, उसके बाद आपका क्या था भाई, कोवलेंट और वैंडरवॉल। यही आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है फोर्सेस के जो है स्ट्रेंथ का। लेकिन आपके पास जो हार्डेस्ट नॉन सॉलिड बनता है वो आपका कोवलेंट सॉलिड होता है, डायमंड होता है, ठीक है। तो वो होता है उसकी अरेंजमेंट की वजह से। नेक्स्ट हमने आपकी जो बात की वो ये भाई अरेंजमेंट जो है रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर है तो क्रिस्टलाइन है और इरेगुलर है तो अमॉर्फस है, और इसी के बेसिस पर हमने ये भी डिसाइड कर लिया, सॉरी मतलब उनकी प्रॉपर्टी और मैंने आपको बता दी, एनाइसोट्रोपिक होते हैं क्रिस्टलाइन और आइसोट्रोपिक होते हैं आपके अमॉर्फस सॉलिड्स। उसके बाद ये हमने डिस्कस किया लैटिस क्या होता है, तो जो आपको ये सामने दिख रहा है ये लैटिस ही है। इसको आप जितना एक्सटेंड करोगे पूरा क्रिस्टल आपके पास रेडी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट यूनिट, ये वाली जो मैंने सबसे पहले ये स्मॉलेस्ट यूनिट बनाई थी इतनी, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं आपका यूनिट सेल। और इसी को फर्दर रिपीट करते चले जाओगे तो पूरा का पूरा आपके पास लैटिस जो है रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट सेल आपकी वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। और उसके बाद ये तो आपको जो है समझ आ ही गया होगा, यहाँ पर हमने वॉइड्स का डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर हम आपकी आज की क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम आपका 3 डायमेंशनल वॉइड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पर आ जाएंगे। सो थैंक यू।